हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और पेंडुलम मीडिया पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 18 सितंबर 2020 के। गाइस, ये बाइलिंगुअल सेशन है जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्लीज़ डेली करंट अफेयर्स रोज़ फॉलो करिए, क्योंकि जब आप मंथली कंपाइलेशन जो आती है उसको जब पढ़ते हैं तो आपके लिए वो एक रिवीजन के सॉर्ट पर काम करना चाहिए। नहीं तो आप तब उसको पढ़ने बैठेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। द फर्स्ट न्यूज़ इज पार्लियामेंट पासेस The Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill 2020। राज्यसभा ने आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। पहले इसको लोकसभा में जो है पारित कर दिया गया था मार्च 2020 में, और अब राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया है। तो अभी प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए ये गया है बिल। और इस बिल के अंतर्गत क्या है कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ITRA जामनगर गुजरात में स्टैब्लिश किया जाएगा। यानी कि आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जो है वो गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा। और इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा भी दिया जाएगा। और ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा आयुष सेक्टर में जिसको इस तरह का स्टेटस दिया जाएगा, तो इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो 3 इंस्टीट्यूट हैं जो जामनगर में लोकेटेड हैं इनको मर्ज करके एक बना दिया जाएगा। इसमें कौन कौन शामिल है? इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, श्री गुलाब कुनवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो इन तीनों को मर्ज करके एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा इस बिल के अंतर्गत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। Where will the government establish the Institute of Teaching and Research in Ayurveda in गुजरात? सरकार गुजरात में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्था कहाँ स्थापित करेगी? अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा एंड जामनगर। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर। बहुत इजी है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज जामनगर। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज डॉक्टर कपिला वत्स्यायन। शी पास्ड अवे ड्यू टू एज रिलेटेड इश्यूज। और उनकी जो एज थी वो 91 वर्ष की थी और वो काफ़ी फेमस भारतीय शास्त्रीय नृत्य और कला की प्रसिद्ध विद्वान थी। उन्होंने सर्व किया था एज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में भी, और उन्होंने गवर्नमेंट के सेक्रेटरी की फॉर्म में भी सर्व किया है इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उनको पहले राज्यसभा में 2006 में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी के चलते हुए उनका नाम हटा दिया गया। फिर 2007 में उनको फिर से रीनॉमिनेट किया गया राज्यसभा में। उनके द्वारा कुछ लिखी गई फेमस जो बुक्स हैं उसमें द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ इंडियन आर्ट्स, भारत द नाट्य शास्त्र, डांस इन इंडियन पेंटिंग एंड द ट्रांसमिशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस लर्निंग थ्रू द आर्ट्स इन एशिया शामिल हैं। और देखिए हम यहाँ पे इनसे रिलेटेड बुक्स क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं और हाल ही में उनका निधन हो गया है। तो हो सकता है कि उनके द्वारा कोई लिखी गई जो बुक है उससे प्रश्न बन जाए, आपको बुक का नाम दे दे और पूछे कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। काफ़ी फेमस बुक्स हैं ये जो उनके द्वारा लिखी गई हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर कपिला वत्स्यायन हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? डॉक्टर कपिला वत्स्यायन जिनका हाल ही में निधन हो गया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? आर्ट, कला, पॉलिटिक्स, राजनीति, स्पोर्ट्स, खेल या फिर मेडिसिन, चिकित्सा? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज आर्ट। नेक्स्ट इज इंडिया हैज जॉइंड द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जेडा अमेंडमेंट एज ऑब्जर्वर। तो भारत ने पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता जेदा संशोधन में शामिल हो गया है। और इंडिया के अलावा इसमें कौन कौन ऑब्जर्वर्स हैं? जापान, नॉर्वे, यूके और US भी जो ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है इसमें ऑब्जर्वर हैं। जेडा अमेंडमेंट जो है वो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में अडॉप्ट किया गया था 2017 में। ठीक है, तो जिबूती आचार संहिता के लिए जेदा संशोधन जो है 2017 में अपनाया गया था।
और ये ब्लू इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज करता है कि जो ब्लू इकोनॉमी है ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी को सपोर्ट करती है, तो इसको इन्होंने रिकग्नाइज किया। और साथ ही में इसमें ये भी रिकग्नाइज किया गया है कि जो सिक्योरिटी है इन द रीजन ऑफ ये जिबूती के आसपास का, जैसे रेड सी वाला जो रीजन है या गल्फ ऑफ एडन वाला रीजन है या इंडियन ओशन रीजन है, तो यहाँ पर जो समुद्री लुटेरे हैं उनसे जो है बचाना है, सिक्योर करना है एरिया को, और साथ ही साथ कोई और तरह का हस्तक्षेप भी यहाँ पर नहीं होने देना है। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसको जनवरी 2009 में स्थापित किया गया था। उसके बाद इसमें जेडा अमेंडमेंट 2017 में अडॉप्ट किया गया। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट ये कंट्रीज की ग्रुपिंग है जो कि रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और जो आइलैंड नेशंस हैं इंडियन ओशन रीजन के, वो सब शामिल है। तो कुल मिला के यहाँ पर इस रीजन में 21 देश हैं और इन 21 देशों में से जो 20 कंट्रीज हैं उन्होंने जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट को साइन कर दिया है, यानी कि वो उसके मेंबर बन गए हैं। एंड इसका जो एम है वो है कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना इन द इंडियन ओशन रीजन, गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी। तो देखिए यहाँ पे ये रेड सी है, लाल सागर है, ठीक है। उसके बाद जो जेडा है, जेडा अमेंडमेंट है, जेडा जो है जगह है, इट इज़ इन सऊदी अरेबिया। ये देखिए आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं जेडा की, दिस इज़ इन सऊदी अरेबिया। उसके बाद जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, तो जिबूती की लोकेशन ये है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। एंड इसके अलावा इधर अरेबियन सी आ गया, यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन है, दिस इज इंडियन ओशन रीजन ओवर हियर। तो इन रीजन्स में जो है जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना, ये इसका एम है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द जेडा अमेंडमेंट टू द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट अडॉप्टेड? जिबूती आचार संहिता में जेडा संशोधन किस वर्ष अपनाया गया था? 2014, 2015, 2016 एंड 2017। सो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 2017 में अडॉप्ट किया गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 10th डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड रिसेंटली वर्चुअली एज अ पार्ट ऑफ इंडिया यूएस बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन। तो रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI समूह की 10वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से भारत अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में आयोजित की गई। ये जो मीटिंग है ये साल में 2 बार होती है, जो ऑल्टरनेटिवली इंडिया में और यूएस में ऑर्गेनाइज की जाती है, लेकिन अभी कोरोना वायरस के चलते हुए ये जो है वर्चुअली हेल्ड हुई है मीटिंग। इसमें जो 4 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। वो किस किस पर बेस्ड हैं? वो लैंड, नेवल, एयर और एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। DTI group aims to create opportunities for co-production and co-development of defense equipment। तो ये जो DTTI समूह है ये इसका लक्ष्य रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन और सह विकास के अवसर प्रदान करना है। अब इस मीटिंग के दौरान एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है वो साइन हुआ था, यानी कि आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, विच एम्स टू स्ट्रेंथन द डायलॉग ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन बाय परस्यूइंग डिटेल्ड प्लानिंग एंड मेकिंग मेजरेबल प्रोग्रेस। तो इसमें रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर बातचीत को मजबूत करने और विस्तृत योजना बनाने और औसत दर्जे की प्रगति करने के लिए ये जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है ये साइन की गई थी। क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव DTTI ग्रुप मीटिंग वॉज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की 10वीं बैठक हाल ही में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई है? इंडिया एंड UK, इंडिया एंड US, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड रशिया। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। वेरी इजी गाइस, कमेंट करते रहिए करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में ये मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट इज बाली दुर्गा प्रसाद राव गारू। ही रिसेंटली पास्ड अवे। ही वॉज अ लोकसभा MP फ्रॉम तिरुपति, आंध्र प्रदेश, और उनका 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने आंध्र प्रदेश की प्रगति में काफ़ी बहुमूल्य योगदान दिया और चंद्रबाबू नायडू कैबिनेट में उन्होंने स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में जो है कार्यभार संभाला था। आगे देखते हैं, प्रश्न लिख लेते हैं। लोकसभा MP बाली दुर्गा प्रसाद राव गारू हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। ही बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? लोकसभा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव
गरु का हाल ही में निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड केरला। सो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज आंध्र प्रदेश। वो तिरुपति आंध्र प्रदेश से थे। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। पहला वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो है 17 सितंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे नया डे इंक्लूड हुआ है और हमने अपनी वेबसाइट पे जो भी इम्पॉर्टेंट डेज है सितंबर के वो सभी अपडेट कर दिए हैं। इस सितंबर के मंथ में काफ़ी न्यू जो हैं इम्पॉर्टेंट डेज ऐड हुए हैं, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ पे जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। एंड ये जो डे है ये इसीलिए बनाया गया है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके और जो ग्लोबल एक्शन है उसको और तेज़ी से तीव्र किया जा सके ताकि पेशेंट की सेफ्टी को प्रमोट किया जा सके। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है इसके लिए 29 मई 2019 को जो 72nd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, ये WHO की असेंबली है, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया कि भाई 17 सितंबर से हर साल वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाएगा। यह दिन जो है एक वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में रोगी की सुरक्षा को मान्यता देता है और सभी देशों और हितधारकों द्वारा रोगी सुरक्षा में सुधार के लिए कार्रवाई करने के लिए भी कहता है। और अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें तो 134 मिलियन एडवर्स इवेंट्स अकर ईच ईयर ड्यू टू अनसेफ केयर इन हॉस्पिटल्स इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो जो सही से देखभाल नहीं की जाती हॉस्पिटल में, तो असुरक्षित देखभाल के कारण क्या है कि कम और मध्यम आय वाले देशों में 134 मिलियन प्रतिकूल घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से हर साल 2.6 मिलियन जो है डेथ्स होती हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। इसके अलावा जो हर 10 में से जो 4 मरीज हैं उनको प्राथमिक और एम्बुलेटरी सेटिंग्स के कारण नुकसान होता है। तो इसीलिए भी यहाँ पे ज़रूरी है कि पेशेंट्स की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जाए। इस वर्ष की थीम क्या है? हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो यहाँ पर है कि अगर जो हेल्थ वर्कर है वो सेफ रहेगा तो पेशेंट की सेफ्टी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो पेशेंट की सेफ्टी के लिए प्रायोरिटी है कि पहले जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनकी सुरक्षा वो सुरक्षित रहें। स्लोगन क्या था? सेफ हेल्थ वर्कर सेफ पेशेंट। सुरक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षित मरीज। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 17 सितंबर 2020? 17 सितंबर 2020 को पहले विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के लिए विषय क्या है? सेफ हेल्थ वर्कर सेफ पेशेंट्स, अर्जेंट एक्शन टू प्रमोट पेशेंट सेफ्टी, health worker safety a priority for patient safety and eliminate unsafe care in hospitals। सुरक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षित मरीज, रोगी की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तत्काल कार्रवाई, स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा रोगी सुरक्षा के लिए एक प्राथमिकता और अस्पतालों में असुरक्षित देखभाल को खत्म करना। सो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। The correct answer is option C, that is health worker safety a priority for patient safety इस वर्ष की थीम है। Next is a development council for footwear and leather industry has been constituted। जो फुटवेयर और चमड़ा उद्योग विकास परिषद है उसका गठन किया गया है और इसी के लिए DPIIT जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। एंड ये जो काउंसिल है, जो ये परिषद है, इसका गठन जो है भारत में श्रम प्रधान फुटवेयर और चमड़े के क्षेत्र को वृद्धि के लिए प्रचार करने और उसके विकासात्मक उपायों को तैयार करने और लागू करने के लिए किया गया है। तो बेसिकली ये जो काउंसिल होगी तो जो भी मेजर्स लिए जाएंगे या फिर कोई भी प्रमोशनल जो है मेजर्स लिए जाएंगे रिलेटेड टू फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री, उनको ये मेजर्स को फॉर्मुलेट करेगा और साथ ही साथ उनको इम्प्लीमेंट भी करेगा। और इस काउंसिल में टोटल 25 मेंबर्स हैं और 25 में से जो चेयरमैन हैं वो उसके श्री R.K. गुप्ता होंगे जो 2 साल के लिए काम करेंगे एज अ चेयरमैन। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि इसके चेयरमैन श्री R.K. गुप्ता होंगे। एंड इसमें जो है अदर जो मेंबर्स हैं 24 मेंबर्स वो नॉमिनेट ऑलरेडी हो चुके हैं। और जो DPIIT है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है जो 1995 में फाउंड हुआ था और हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड
डेवलपमेंट काउंसिल फॉर फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री, हाल ही में स्थापित फुटवेयर और चमड़ा उद्योग विकास परिषद में कितने सदस्य होंगे? 10, 15, 20 या फिर 25? सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 25, और इसके जो चेयरमैन होंगे वो आर.के. सिंह होंगे। नेक्स्ट इज मिनिस्टर ऑफ कल्चर इन्फॉर्म्ड लोकसभा अबाउट द सेटिंग अप ऑफ के.एन. दीक्षित कमेटी। तो जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने इन्फॉर्म किया लोकसभा को कि जो एक्सपर्ट कमेटी है जिसकी अध्यक्षता के.एन. दीक्षित कर रहे हैं उसको जो है गठित किया गया है, उसके बारे में जानकारी दी। एंड द कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर कंडक्टिंग हॉलिस्टिक स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड इट्स इंटरफेस विद अदर कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। समिति का गठन भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास के समग्र अध्ययन और उसके इंटरफेस को दुनिया की अन्य संस्कृतियों के साथ करने के लिए किया गया है। जो के.एन. दीक्षित है, जिनका पूरा नाम काशीनाथ नारायण दीक्षित है, वो चेयरमैन है इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, और उन्होंने एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI भी सर्व किया है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। तो चलिए ASI के बारे में कुछ जानते हैं। इट इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी विच इज़ एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जुड़ा हुआ है, और इसका जो कार्य है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च है उसको कंडक्ट करना है, और साथ ही जो भी कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करना है और मेंटेन करना है। इसको फाउंड किया गया था 1861 में, और किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। सो मोस्टली आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, एजेंसीज हैं, उनका जो हेडक्वार्टर है वो यूजुअली न्यू दिल्ली में होता है। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। हु विल हेड द एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर कंडक्टिंग holistic study of origin and evolution of Indian culture and its interface with other cultures of the world? भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास के समग्र अध्ययन और उसके इंटरफेस के साथ दुनिया की अन्य संस्कृतियों के संचालन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का प्रमुख कौन होगा? के.एन. दीक्षित, N.P. चक्रवर्ती, J.P. जोशी एंड B.V. लाल। सो क्या होगा इसका सही आंसर? गाइस सही आंसर कमेंट करते रहिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के.एन. दीक्षित। नेक्स्ट इज नाबार्ड विल इम्प्लीमेंट न्यू लोन स्कीम फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ये एक नई लोन स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अगली गांधी जयंती से, दैट इज 2 अक्टूबर 2021 से। एंड दीज लोन्स विल बी गिवन टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप टू स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाइक चिप्स, पिकल्स, जैम्स एंड एटसेट्रा। क्योंकि कोविड-19 के कारण जो है कृषि और संबद्ध गतिविधियों का जो है 68% जो है प्रभावित हुआ है, तो इसीलिए नाबार्ड की जो टॉप प्रायोरिटी है वो एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ हैं। वहाँ पे वो जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी वो विकासात्मक कार्य करना चाहता है वो इस सेक्टर पे प्रायोरिटी देकर कर रहा है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में जानते हैं तो ये एक एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्रीकल्चर और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी चल रही होती है रूरल एरियाज़ में उनको प्रमोट करता है, क्रेडिट देता है और रीफाइनेंसिंग का भी ऑप्शन इसमें प्रोवाइड करता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा फुली ओन्ड है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और अब इसके जो करंट चेयरमैन हैं वो श्री गोविंदा राजुलू चिंथला हैं, ठीक है, GR चिंथला हैं, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं नाबार्ड के वो कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। सेबी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो ये भी इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में लोकेटेड है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? GC मुर्मू, GR चिंथला, RN रवि एंड विनोद कुमार यादव। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज GR चिंथला। GC मुर्मू जो हैं वो फर्स्ट LG थे जम्मू एंड कश्मीर के, और करेंटली वो CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। और जो GR चिंथला हैं वो करंट चेयरमैन है नाबार्ड के। विनोद कुमार यादव जो हैं ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये रेलवे बोर्ड के
चेयरमैन हैं, और जो RN रवि हैं ये करंटली गवर्नर हैं किसके, कौन से स्टेट के, नागालैंड के। ठीक है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ द G20 कंट्रीज वाज हेल्ड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इसकी अध्यक्षता जो है, जो G20 देशों के पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक है, इसकी अध्यक्षता सऊदी अरेबिया के द्वारा की गई। एंड जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो है ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन एंड कोरल रीफ प्रोग्राम अंडर G20 के अडॉप्शन को अपलॉड किया। तो बेसिकली उन्होंने भूक्षरण और कोरल रीफ संरक्षण कार्यक्रम के वैश्विक पहल की शुरुआत की सराहना की। जो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन है, दैट इज भूक्षरण कम करने के लिए वैश्विक पहल, इसका उद्देश्य है कि G20 सदस्य देशों में भूक्षरण को रोकने की मौजूदा कार्य योजना पर काम करना है। तो जो भी फ्रेमवर्क बनाया गया है लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए या फिर रिवर्स करने के लिए, उस पर कार्य करना है। और दूसरा जो ग्लोबल कोरल रीफ R&D एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म है, यानी कि वैश्विक कोरल रीफ अनुसंधान और विकास में वृद्धि का जो मंच है, इसका उद्देश्य कोरल रीफ संरक्षण को बढ़ाने के लिए अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम बनाना है, यानी कि एक ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को बनाना है, ताकि जो कोरल रीफ का जो कंजर्वेशन है उसके लिए जो है रिसर्च को एडवांस किया जा सके, इनोवेशन को बढ़ाया जा सके, कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। कोरल रीफ जो है ये इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी जो मरीन जो एनिमल्स होते हैं यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं कोरल्स पे, और कोरल की जो है ब्लीचिंग होती जा रही है, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग का मतलब बेसिकली जो उसमें एल्गी होता है जूजेंथली, वो जो है वो मर जाते हैं या फिर वो कोरल्स को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कलर है वो हट जाता है, वो एकदम फीके पड़ जाते हैं। तो इस वजह से इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। और ये कोरल ब्लीचिंग जो है 2-3 वजह से हो रही है। एक तो जैसे सेडिमेंटेशन की वजह से क्या होता है, इनकी जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। दूसरा ये कि जो बढ़ता टेम्परेचर है, क्लाइमेट चेंज है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ओशन टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इनके लिए जो पर्याप्त टेम्परेचर चाहिए उससे ज़्यादा होने के कारण भी कोरल ब्लीचिंग हो रही है। तो इसलिए जो है, और पोल्यूशन, ऑफ कोर्स पोल्यूशन की वजह से भी कोरल रीफ को नुकसान पहुंच रहा है, चाहे वो मरीन पोल्यूशन हो या प्लास्टिक पोल्यूशन हो, किसी भी तरह का पोल्यूशन हो। तो इन्हीं सब कुछ चीज़ों को देखते हुए ये इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया जाएगा ताकि कोरल रीफ को कंजर्व किया जा सके। और लैंड डिग्रेडेशन के बारे में भी आप लोग जानते ही हैं कि जो अभी इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हो रही है, उसके कारण जो लैंड है वो उस अपनी फर्टिलिटी, और जो हम पहले तो डिफॉरेस्टेशन के कारण तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, देन माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से, देन अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारे रीजंस हैं। चलिए हम लोग इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले G20 के बारे में जानते हैं। इट इज़ द ग्लोबल फोरम फॉर द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नेंस दैट वाज फाउंडेड इन 1999। तो ये सरकारों और केंद्रीय बैंक के राज्यपालों के लिए वैश्विक मंच है, जिनकी स्थापना जो है 1999 में हुई थी। G20 या ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं जिसको, इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, और जो करंट चेयरमैन है वो किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद हैं, जो कि किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, क्योंकि इस बार की जो प्रेसिडेंसी है वो G20 की किसके पास है, सऊदी अरेबिया के पास है। तो जो चेयरमैन होते हैं वो उसी कंट्री के हेड होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ द G20 कंट्रीज वाज हेल्ड वर्चुअली अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक निम्नलिखित में से किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड इजराइल। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सऊदी अरेबिया। और इजराइल अभी कल परसों न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इजराइल, UAE और बहरीन के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ था, एक पीस डील साइन हुई थी जिसका नाम था अब्राहम अकॉर्ड।
ठीक है, ये पीस डील साइन हुई है इन 3 कंट्रीज़ के बीच में और इसको जो है ये यूएस ब्रोकर्ड डील है। ठीक है, यूएस ने इसमें मध्यस्थता की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे पढ़ लिए हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ आप रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे और आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। कोई भी आपका सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो इसी तरह से डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।